नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि आप मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि अगर आपको इस लड़ाई से जीतना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और सावधानी में ही बचाव है। तो चलिए इसी के साथ ही कोरोना की खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की सबसे पहले बात करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू तमाम पाबंदियों के बावजूद हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। राज्य में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 985 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में लगातार हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब होते हुए महाराष्ट्र में नज़र आ रहे हैं। ये एक दिन में कोरोना से मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है और वहीं पिछले एक दिन में 63,309 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। अच्छी बात जो है वो ये कि पिछले 24 घंटे में 61,181 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं मुंबई में भी एक बार फिर कोरोना मामलों में तेज़ी आई है। शहर में कोरोना के जो मामले सामने आए हैं वो है 4,966 नए केसेस, जबकि कोरोना की वजह से मुंबई में 78 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रियंका कांडपाल दिल्ली से और साथ ही दिवाकर सिंह मुंबई से। दिवाकर, अब बताइए किस तरह के हालात हैं और वैक्सीनेशन को लेकर जो जानकारियां लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं प्रीति, एक तरह से कहें तो बीएमसी का जो सिस्टम है वो कोलैप्स होता नजर आ रहा है। जानकारियां ना भेजने से चलते तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनको जानकारियां नहीं दी गई कि आखिर कब से वैक्सीनेशन शुरू होगा, और वैक्सीन मिली है तो यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, और इसलिए पुलिस की टीम को यहाँ बुलाया गया है। लेकिन जो जानकारी का अभाव है जो लोगों में, और जानकारियां बीएमसी की तरफ से दी नहीं गई हैं, इसलिए जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें अंदर नहीं लिया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि 11 बजे के बाद होगा। लाइन लगी हुई, आप देखिए लाइन लगा के लोग खड़े हैं इस धूप में। सबसे अहम चीज की ये कि यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती है, जिसके बाद जो है लोग इस उम्मीद में यहाँ पर खड़े हैं कि उन्हें अंदर प्रवेश मिल जाएगा और उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगा सकेंगे। सबसे अहम चीज, मैं लोगों से ही बात करता हूँ प्रीति, सर सेकंड डोज लेने आए, फर्स्ट डोज? सेकंड डोज लेने की। सेकंड डोज, क्या जानकारी दी जा रही, कुछ जानकारी दी जा रही? अभी तो बता रहे कि 11 बजे वैक्सीन आ जाएगा। 11 बजे वैक्सीन है। इससे पहले कोई जानकारी बीएमसी की? नहीं, कल तो आए थे हम लोग, लेकिन हमको वापस भगा दिया, वापस भाई साहब आज आने वाला नहीं है करके। आज अभी उम्मीद लेके बैठा है कि 11 बजे भी अगर नहीं आ गया तो फिर आपको ऐसे भी जाना पड़ेगा। ये देखिए लाइन प्रीति, लगातार लाइन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लोग जो है यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं और बीएमसी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है कि किसको वैक्सीन मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, क्योंकि डोजेज बहुत कम है। सर कितनी देर से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। कुछ जानकारी दी जा रही है? कुछ नहीं, हम खाली जानना चाहते हैं कि आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, कुछ जानकारी नहीं। नहीं, अगर मिलना है तो चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। शॉर्टेज वैसे भी है सब जगह पे। सेकंड डोज लेने आए? सेकंड डोज चाहिए। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या ज्यादा है प्रीति, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ जानकारी ना मिलने की वजह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग भी पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं दी गई कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा। सर कितनी देर से है? 1 घंटे से है। क्या जानकारी कुछ मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है, बोल रहे सुबह बोले 8 बजे आने वाला है, फिर बोले 9 बजे, आप बोल रहे 11 बजे, और 11 बजे की भी उम्मीद नहीं है कि आने की नहीं। आदमी को सिर्फ खड़े करिए, अंदर भी नहीं छोड़ रहे। सेकेंड डोज है? सेकेंड डोज है ये। तो इन तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं प्रीति। सबसे अहम चीज कि मुंबई में जबरदस्त गर्मी है, कड़ी धूप है, और ऐसे में यहाँ पर लोग बाहर खड़े रहेंगे कुछ देर तो लोगों के लिए चक्कर आने का खतरा, तबीयत खराब होने का खतरा बन जाएगा। तो ऐसे में कुछ ना कुछ बीएमसी को कदम उठाना होगा, ताकि ये तस्वीरें दिखाते रहिए दिवाकर। इन तस्वीरों के बारे में जरा हम कुछ बताना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को। सच तो ये है कि बीएमसी की तैयारियां नाकाफी सी नजर आ रही हैं। सीनियर सिटीजन्स हैं अभी जो दिवाकर जिनके साथ जुड़ रहे थे, और सोचिए कि 2-2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है कि वो इस तरह से लाइन में खड़े हुए हैं, और अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण तस्वीर आ रही है वहां से, जहां से दिवाकर हमें लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर ये कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर ही नहीं आ रही है।
सोचिए भयानक इस वक्त महाराष्ट्र में कोरोना से हालात हैं और ऐसे हालात में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिख रही है। और ये वो लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, 45 साल से ऊपर के लोग हैं और उन लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए, किसी को पहली चाहिए, ज़्यादातर लोग दूसरी डोज वाले हैं जिन्हें वो डोजेज नहीं मिल पा रही है। तो बहुत ही चिंतापूर्ण हालात बने हुए हैं। इस पर तुरंत महाराष्ट्र सरकार को और खास तौर पर बीएमसी को संज्ञान लेना चाहिए। इधर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कोरोना के हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं उनके बाद राज्य सरकार की नींद एक बार फिर से उड़ सकती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,986 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 368 लोगों की जान गई है। वहीं पिछले एक दिन में 20,458 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिल्ली के हालात की दिखा रहे हैं, वो डेटा जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली के लिए हो जाते हैं। प्रियंका, दिल्ली में टेस्टिंग को लेकर कई तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा है कि बीते दिनों दिल्ली मिसाल था कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन क्या अब केसेस कम आने के पीछे विपक्ष की जो ये दलील है कि केसेस कम इसलिए आ रहे हैं कि टेस्टिंग कम हो रही है, कारगर है या फिर वाकई में केसेस कम हुए हैं जेन्युइनली? अब केसेस तो देखिए प्रीति कम हुए नहीं है। 25,000 से ज्यादा मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। टेस्टिंग भले ही कम हुई थी, 57,000 के लगभग परसों टेस्टिंग हुई थी, लेकिन उसको भी बढ़ा दिया गया है। कल 80,000 से ज्यादा टेस्ट हुए और दिल्ली में एवरेज रहता है तकरीबन 1 लाख टेस्ट का। मैं एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाऊंगी, मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए ये 3 गाड़ियां खड़ी हैं। इन 3 गाड़ियों में छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज हैं जो यहाँ पर आके मिले, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आसपास कोई एसडीएम का कोर्ट नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं लगता जिसकी वजह से इनको इमरजेंसी रही होगी और इस वजह से ये घर से बाहर निकले हैं। पिछले तकरीबन आधे घंटे से ये लोग यहाँ इसी तरीके से खड़े हैं। मैं आपको एक बार सड़क का हाल दिखाती हूँ। दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आप पीछे की तरफ अगर देखेंगे ना तो जाम जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गाड़ियां इतनी ज्यादा सड़कों पर है। और जब लॉकडाउन का ही असर देखने को नहीं मिल रहा है तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केसेस जो बढ़ रहे हैं ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं। लोग घर पे रहना नहीं चाह रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं और जाम जैसी स्थिति लॉकडाउन के टाइम पर देखने को मिल रही है। तो जाहिर है लोगों की लापरवाही सबसे ज्यादा है। टेस्ट को फिर से दिल्ली सरकार ने अब धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कल 80,000 के लगभग टेस्ट हुए थे, जिसमें 25,000 पॉजिटिव आए। संक्रमण दर भी कल कम नजर आई है, 31 से ऊपर थोड़ी संक्रमण दर दिल्ली में दिखी है। जी प्रीति, टेस्टिंग कम हो रही है जैसा जानकारियां आ रही हैं और 71% के आसपास जो है वो पॉजिटिविटी रेट है। तो 31 माफ कीजिएगा 31%। तो उस हिसाब से अगर इस गणित को समझे तो मौजूदा हालात दिल्ली के क्या बता रहे हैं? देखिए आज की स्थिति में अगर बोलूं, जैसे कल तक 35 से ऊपर पॉजिटिविटी दर था, संक्रमण दर था, आज 31 आ गए। कल तक तो ये हालात थे कि हर 3 में 1 व्यक्ति जो है वो संक्रमित है और यही अभी भी कुछ देखने को मिल रहा है। अगर 80,000 टेस्ट हो रहे हैं उसमें अगर 25,000 पॉजिटिव है तो आंकड़ा अभी भी यही बैठता है 1:3 का, यानी कि 3 लोग जो टेस्ट करवा रहे हैं उनमें से तकरीबन 1 संक्रमित है। और ये हालात दिल्ली के इसलिए बने हुए हैं कि लॉकडाउन लगाने के बावजूद, लोगों से मिन्नतें करने के बावजूद, 2,000 रुपए के चालान लगाने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बेफिक्री से बाहर निकल रहे हैं जैसे दिल्ली में कोरोना है ही नहीं। कुछ लोगों की इमरजेंसी जाहिर तौर पर हो सकती है, पर ये सड़कें आम दिनों में भी ऐसी ही नजर आती है जहां थोड़ी थोड़ी देर बाद जाम जैसी स्थिति बन जाती है। तो लोगों की लापरवाही सबसे बड़ी है। टेस्ट को बिल्कुल 1,08,000 के लगभग 10 दिन पहले दिल्ली में टेस्ट हो रहे थे, वो टेस्ट लॉकडाउन पीरियड में कम होते रहे, 70,000 के लगभग, 77,000 के लगभग, फिर 57,000 भी हुए। लेकिन कल 1 हफ्ते के बाद तकरीबन 80,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब टेस्ट के सिलसिले को बढ़ाया जाएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई प्रियंका। तीसरा चरण शुरू होने से पहले वैक्सीनेशन की कीमतों को लेकर जो जानकारी आई, उससे पहले खबर ये कि एक दिन में जबरदस्त लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 1,33,00,000 लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया है। तो आप समझिए कि लोग कितनी जल्दी इसकी वैक्सीन को लगवाना चाहते हैं। इसका साफ संदेश ये
कि लोगों में इस वैक्सीनेशन को लेकर न सिर्फ भरोसा है बल्कि मौजूदा कोरोना महामारी से निपटने के लिए यही एकमात्र सूत्र है। ये लोगों को समझ आ रहा है और शायद यही वजह है कि 1,33,00,000 लोगों ने एक दिन में रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। और मैं तो कहूंगी एक दिन भी पूरा नहीं होता, क्योंकि शाम 4 बजे कल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और आज शाम के 4 भी नहीं बजे हैं। प्रियंका, ये तो अपने आप में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लोगों की एक्साइटमेंट थी, देखिए ये बात सबको मालूम है कि ये वैक्सीन कोरोना ना होने का दावा नहीं करती हैं। ये वैक्सीन आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बना देती हैं जो आपके माइल्ड सिम्टम्स ही रहते हैं। अगर आपको कोरोना होता भी है तो भी वो माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं जो आराम से घर में जिनका उपचार हो सकता है। तो ये चीजें लोगों तक पहुंची है। लोगों ने देखा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीन ली थी उनके बनस्पत वो लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। और खास तौर पर ये यंग एज ग्रुप है 18 से 44 का, और ये वही एज ग्रुप है जो सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित भी नजर आ रहा है। ऐसे में ये जोश लोगों का, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि 4 बजे से सर्वर बिजी जा रहा था, यानी बहुत लोड था, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन बताता है कि लोग वैक्सीन पर भरोसा करते हैं और वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, और इसी के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने से पहले वैक्सीनेशन की कीमतों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण खबर। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कम कर दी है और सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने बताया है कि कोविशील्ड की कीमत में 25% कटौती की गई है और इससे राज्यों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अब राज्यों को वैक्सीन का एक डोज 400 रुपए की जगह 300 रुपए में मिलेगा, जो एक बड़ी कमी होगी और एक बड़ी राहत भी होगी उनके लिए। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, लेकिन अभी भी नेगोशिएशन की टेबल पर आना और ज्यादा लगता है कि 300 से भी कम हो सकते हैं सरकार अगर नेगोशिएट करे। बिल्कुल, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी यही कह रहे हैं कि हम लगातार कंपनियों से बात कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम पैसे में जो है वैक्सीन मिल पाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सभी को मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान किया है, लेकिन वैक्सीन के जो डोजेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते 1 मई से महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। सबसे अहम चीज, लेकिन अब जबकि दाम कम हुआ है कोविशील्ड का, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रक्रिया रहती है। क्या अब भी कंपनियों के साथ नेगोशिएशन की बात की जाती है या फिर राज्य सरकार जल्द से जल्द ऐलान करती है कि हम कब से जो है 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देंगे। लेकिन सबसे अहम चीज, जो वैक्सीन के डोजेज नहीं है, जिसकी चिंता महाराष्ट्र सरकार को है, और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम प्रीति की, जानकारी नहीं देने के चलते वैक्सीन लगाने की लोगों की संख्या वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट है उसको सुधारना होगा। लोगों को तक जानकारी पहुंचानी होगी कि आखिर उनका नंबर कब आएगा, कब से वैक्सीन लगेगी, क्योंकि मोबाइल नंबर पर आपको एक SMS ही करना है। वो SMS जब रजिस्ट्रेशन होता है उसके जरिए आप SMS करेंगे, सभी लोगों तक पहुंच जाएगा और इस तरह की जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है जानकारी ना मिलने की वजह से, वो कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन के डोजेज को भी बढ़ाना होगा। अगर आप 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देते हैं तो 5.5 करोड़ लोग पूरे महाराष्ट्र में हैं। 5.5 करोड़ लोगों को जो है आपको वैक्सीन देना पड़ेगा। 7500 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं, देखिए धूप में खड़े हैं अभी भी। सर आप बताइए, धूप काफी है, अभी भी कुछ जानकारी मिली? अभी पता नहीं कितने बजे आएगा वो, अभी तक कुछ जानकारी नहीं। सर आपको कोई जानकारी मिली अभी तक? कब तक वेट कर रहे हैं। कब से वेट कर रहे हैं? अभी आधा घंटा ही हुआ। आधा घंटा। सेकंड डोज लेने आए जी। देखिए तमाम जो लोग हैं वो वे इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें ये जानकारी मिले कि क्या उन्हें आज वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी। सबसे अहम चीज, लेकिन जिस तरह से भीड़ देखी गई, पुलिस की तैनाती भी की गई है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो जो है ना बिगड़े। सबसे अहम चीज यही। और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को अंदर अभी छोड़ा गया है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को छोड़ने की प्रक्रिया चालू है, क्योंकि लगातार दबाव था BMC पर। काफी लोग, जब जानकारी आपने नहीं पहुंचाएंगे तो लोग इकट्ठा होंगे ही, और यहाँ पे जानकारी का अभाव, जो BMC की तरफ से नहीं दी गई जानकारी लोगों को, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। और ऐसे में अब पुलिस की तैनाती के बाद कुछ लोगों को अंदर छोड़ा गया है, जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन अभी भी तादाद, जो आप कतारें देख रहे हैं, लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और लोग लगातार आते जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी
यह है कि वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, लेकिन किसको किसको दी जाएगी इसकी जानकारी लोगों को नहीं दी गई है। तो दिवाकर, हमें तो उम्मीद थी कि बंगाल का जो 8वां चरण चल रहा है उसमें इतनी लंबी लंबी लाइनें दिखें, वो दिख भी रही हैं, लेकिन यहाँ वैक्सीन की सेकेंड डोज लेने के लिए इतनी लंबी लाइन होगी, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है कि इतनी भीड़, और वो भी महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर इस वक्त पीक पर है कोरोना। और कोरोना संकट के बीच भारत की मदद के लिए आगे आए कई देशों में एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने इस महामारी से निपटने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को भरोसा दिया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ वहीं, बल्कि पीएम मोदी ने रूस की तरफ से मिली मदद और सहयोग के लिए भी उन्हें धन्यवाद कहा। और इस बीच दोनों देशों ने 2+2 वार्ता शुरू करने का भी फैसला किया है। प्रियंका, अंतर्राष्ट्रीय मंच से मिल रहे सहयोग के बीच जो कोऑर्डिनेशन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है, क्या वो भी दिख रहा है, या एक बार फिर से हम बीते दिनों की तरह ही दोषारोपण का ही दौर देखेंगे? जी देखिए, दिल्ली की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो यहाँ पर तो राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है, चाहे कोविड केयर सेंटर्स की बात हो या बाकी डिमांड्स ऑक्सीजन को लेकर हो, तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। ना सिर्फ केंद्र सरकार से, बल्कि वो राज्य भी जहां दूसरी पार्टियों की सरकार है वहां से भी सहयोग राज्य को मिल रहा है। ऐसे में अभी ये महामारी का समय है, तो तमाम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के लिए या देश के लिए काम किया जा सके। तो दिल्ली में तो फिलहाल दोषारोपण दबी जमान में ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं है। खुले तौर पर यह कहा जा रहा है कि केंद्र सहयोग कर रही है, हालांकि केंद्र से और सहयोग की उम्मीद राज्य जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इधर बंगाल की भी बात कर लेते हैं। बंगाल में चुनाव के अलावा कोरोना के क्या हाल है वो भी बात कर लेते हैं। राज्य में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले एक दिन में 17,207 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 77 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 1,15,812 एक्टिव केस हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो कोलकाता के आंकड़े डराने वाले, और ये सीधे तौर पर एक अलग चर्चा या डिबेट का इशू है कि क्या वो जो रैलियां होती रही तमाम दलों की, उसकी वजह से इस तरह पश्चिम बंगाल में कोरोना फैला, और कोरोना में जिस तरह से केसेस कोलकाता में सामने आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। राज्य में 1,05,812 एक्टिव केस है और एक दिन में 17,207 नए केसेस आ रहे हैं। 24 घंटे में 77 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दिया। और कोरोना में इससे कोलकाता में एक दिन में 3,821 केस सामने आए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आईपीएस परमवीर सिंह समेत 33 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी की धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। अकोला पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर पूरा मामला थाने के बाजारपेट पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि किस तरह से आईपीएस परमवीर सिंह, जिन्होंने एक समय में महाराष्ट्र में किस तरह से जबरदस्त कमान पुलिस महकमे की संभाली हुई थी, 33 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। अकोला पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर पूरा मामला थाने की बाजारपेट पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, प्रीति, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो आईपीएस अधिकारी और डीजी परमवीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए, तो वहीं दूसरी तरफ कल देर रात आईपीएस परमवीर सिंह और कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अकोला में 0 एफआईआर हुई है। और ये एफआईआर धारा 120B और एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो कंप्लेनेंट है वो खुद एक पुलिस अधिकारी है। और इस पूरे मामले में अकोला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि पूरा मामला थाने का था, इसलिए अब इस पूरे मामले को 0 एफआईआर दर्ज कर थाने के बाजारपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, ये नेम्ड एफआईआर है, यानी कि आरोपियों के नाम उसमें 700 रुपए एफआईआर में लिखे गए हैं। जो पहला जो आरोपी नंबर 1 है वो खुद परमवीर सिंह है, और उसमें कई पुलिस अधिकारी और पुलिस वाले भी शामिल हैं। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह और दूसरे पुलिस वालों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। लगभग 3 दर्जन के करीब जो पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर विवेक दर्ज हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी एफआईआर है ऐसे में।
हाँ बिल्कुल सही कहा पृथ्वी, आपने देखी जिसमें जो एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है उसमें सारे अधिकारियों के नाम है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो नंबर 1 एक्यूज हैं वो खुद परमवीर सिंह, जो खुद प्रेजेंट अभी डीजी होमगार्ड है। आप समझ सकते हैं कि ना ही वो रिटायर हुए हैं, ना ही उन्होंने वीआरएस लिया हुआ है, वो प्रेजेंट सर्विंग डीजी हैं महाराष्ट्र पुलिस के और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर वो अभी कार्यरत हैं। साथ ही साथ कुछ डीसीपी के भी नाम हैं। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र पुलिस है वो 2 भागों में बंट चुका है। और जो पुलिस में एक तरफ परमवीर सिंह के ऊपर जांच के आदेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जो जांच है वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर चल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सीबीआई की जांच है वो आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह के कंप्लेंट जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी वसूली की, उसके ऊपर सीबीआई जांच कर रही है। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस 2 भागों में बंट चुकी है। एक तरफ सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस जो महाराष्ट्र सरकार है अपने ही अधिकारियों के ऊपर जांच करवा रही है। तो ये तो अपने आप में गजब मामला है, और ये मामला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहाँ एक तरफ सेंट्रल एजेंसी भी जांच कर रही है और वहीं दूसरी तरफ राज्य की एजेंसियां भी तफ्तीश में जुटी हुई हैं आईपीएस परमवीर सिंह के खिलाफ। तो एक बार फिर से आपको बता दें, विवेक जैसा जानकारी दे रहे हैं, आईपीएस परमवीर सिंह समेत 23 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी की धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है और अकोला पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर पूरा मामला थाने की बाजारपेट पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया।